डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों को वीडियो लिंक दूंगा जिसमें वीडियोज़ होंगी कुछ टॉपिक्स की। तो अभी 4 o'clock मॉर्निंग, दैट मीन्स कि मैं रात को 10 बजे से लेकर कॉन्टिन्यूसली अभी तक यही कर रहा हूँ। तो अभी जितना हो पाया मैं उतना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं कल दिन में बाकी सारी कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी उतना एफर्ट करेंगे और उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। सो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। गुड लक। सो स्टूडेंट्स, first we will discuss Coulomb's law in electrostatics. Now what is Coulomb's law in electrostatics? According to this law, the force of interaction, it can be attractive or repulsive between the 2 point charges at rest. Say 2 charges Q1 and Q2 at distance r from each other. So the force of interaction between the 2 point charges, it is directly proportional to product of the magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between the 2 charges. Now combining these two factors, we get F proportional to Q1 Q2 divided by R square, or F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is called the electrostatics force constant. And the value of the K, it is 1 by 4 pi epsilon naught, and its value is 1 in CGS system, and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square coulomb minus 2 in SI system. Right? Now putting the value of K in this equation, we get F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is mathematical form of the Coulomb's law in electrostatics. Now this factor epsilon naught, it is called the absolute permittivity of free space or vacuum, right? And its value is 8.854 into 10 to the power minus 12 Newton inverse meter minus 2 coulomb square. So in vector form, we write the Coulomb's law as F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into R cap, where R cap is the unit vector in the direction of the F. Now अपन इसके अलावा देखें लिमिटेशंस ऑफ द Coulomb's law in electrostatics. तो फर्स्ट हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि जो चार्जेस हैं दे मस्ट बी द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है कि दे मस्ट बी द चार्जेस एट रेस्ट, राइट। तो इनको हमारे पास हमेशा स्टेशनरी होना चाहिए चार्जेस को। एंड द थर्ड इज कि दे मस्ट बी इन द आइसोलेटेड सिस्टम, and the last is the distance between the 2 point charges, that should be small but it should be greater than the nuclear size, और nuclear size कितना होता है 10 to minus 15 meters, right। अब इसके अलावा हमें पूछ लिया जाता है the define the SI unit of charge। तो SI unit of charge क्या होता है? SI unit of charge is coulomb। now अगर अपन एक कूलम को डिफाइन करना हो 1 कूलम को, तो वी नो दैट कि हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है कूलम लॉ के लिए 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। और हमें पता है ऐसे सिस्टम के लिए 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम minus 2। नाउ अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है 1 by अगर आप यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करें तो 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square। नाउ इफ वी से कि हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड
सेम है, ठीक है, और नेचर भी सेम है, ठीक है। सो अगर आप देखें कि हमारे पास दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों ही सेम है, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, और इनमें डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर, सच दैट इनमें फोर्स कितना बन जाए 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली इस फैक्टर के इक्वल होगी। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें क्या मिलेगा, 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो Q1 Q2 क्या है अपने पास, Q इंटू Q, तो क्या मिलेगा यहाँ से Q स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख दें, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, अगर आप देखिए ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और Q इज इक्वल टू ±1 कूलम। तो हम लोग 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास दो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, मैं बोल रहा हूं इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उस केस में इनमें फोर्स कितना बनना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उसको आप क्या बोलते हैं 1 कूलम, राइट। दैट मींस कि अगर दो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस इनको हम लोग 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दें सच दैट उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना बन जाए 9 × 10⁹ न्यूटन, तब जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं 1 कूलम। When the two equal and similar charges are placed at a distance of 1 meter such that the force of interaction between them is 9 × 10⁹ Newton, then the magnitude of charge is said to be 1 coulomb. Now next हमें ये पूछा जा सकता है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सिमिलर चार्जेस और द लाइक चार्जेस के लिए। हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो अगर अपन यहाँ पे देखें हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनकी नेचर सिमिलर है, राइट, और इनमें डिस्टेंस कितना है r है। तो अगर अपन देखें हमें पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा जो Q1 है वो Q2 को रिपेल करेगा, तो ये हम लोग क्या लेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जो पहले लिखते हैं उस पे फोर्स होता है और जो बाद में लिखते हैं उसके करके होता है, राइट। सिमिलरली 2 1 को रिपेल करेगा, तो ये क्या आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर अपन ने 1 to 2 जाना हो तो 1 to 2 जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे r कैप 1 to 2, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। सिमिलरली अगर अपन 2 to 1 आना है तो अपन क्या लिखेंगे r कैप 2 1। तो अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें F12 क्या होगा फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब F12 के लिए वेक्टर लिया अपन ने तो यहाँ पर डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो F12 की डायरेक्शन में कौन से वाला कैप यूज कर रहे हैं अपन r कैप 12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे r कैप 21, राइट। तो इसी तरह F21 अगर अपन लिखना है F21 के लिए देखिए F21 की डायरेक्शन ये है और उस डायरेक्शन में कौन सा कैप है r कैप 12, तो अपन इसको क्या लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर r कैप 12। तो ध्यान रखिए जब भी सिमिलर चार्जेस होंगे तो 1 की डायरेक्शन में 21 आएगा और 21 की डायरेक्शन में 12 आएगा। नाउ हमें पता है जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप कोई भी यूनिट वेक्टर ले लें, चाहे 1 2 ले लें चाहे 2 1 ले लें, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और हम लोग देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक इधर जा रहा है और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट r12 इज नेगेटिव ऑफ r21, ठीक है। और अगर आप इसको लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अपन r12 की जगह यहां पुट कर सकते हैं, सॉरी 2 वाले में, सो पुट इन 2। तो यहाँ पे अपन r12 की वैल्यू माइनस टाइम्स r21 लिख दें तो क्या मिलेगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू r कैप 12 किसके इक्वल है माइनस टाइम्स r कैप 21। तो अगर अपन यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इनटू r कैप 21। तो हमारे पास F12 की वैल्यू ये आ गई। तो अगर आप कंपेयर करें
ये वाली पूरी इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है ना? अगर आप देखें तो एग्जैक्टली हमारे पास सारे वेक्टर्स सेम है। दैट मींस कि इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F12। तो यहां से अपन देख रहे हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट मींस जो कूलम्ब लॉ है इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? हो जाएगा ये। इसी तरह अगर आप ऑपोजिट चार्जेस के लिए देखेंगे दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में ये इसको इधर पुल करेगा, तो दैट मींस कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सिमिलरली ये इसको इधर पुल करेगा तो इसकी और उस फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। दैट मींस कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 2 है तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, और अगर यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1, ठीक है? और लास्ट रिजल्ट हमें यही मिलेगा, राइट? दैट मींस टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो फर्स्ट केस अपन देख रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन। अब देखिए एक्सियल लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस से पास आउट करे, उसका क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन। नाउ अब हमने जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है हम लोग क्या करते हैं, वी प्लेस द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? तो अब हमारे पास सपोज अपन सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर अपन x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वहां पे अपन क्या प्लेस करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर से लेके पॉइंट x का डिस्टेंस है r, ठीक? और हमें पता है कि जो डाइपोल होती है डाइपोल की लेंथ कितनी लेते हैं अपन जनरली, दैट इज टेकन एज 2a, जिसको अपन डाइपोल लेंथ बोलते हैं, राइट? तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, सच दैट जो b पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द x वो कितना बन जाएगा r माइनस a, और a पॉइंट से डिस्टेंस कितना बन जाएगा r प्लस a। नाउ अब ये पर यहां पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस कि ये b वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x ड्यू टू चार्ज एट b। सिमिलरली ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो वहां से क्या मिलेगा अपने को EXA, that means electric field at x due to charge at A। Now अगर आप मैग्नीट्यूड देखें EXA, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब A का डिस्टेंस x से कितना है r प्लस a, यहाँ पे क्या लिख देंगे r प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली EXB ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब b का डिस्टेंस कितना है x से r माइनस a। ध्यान दें हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए हम लोग चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ना हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया, ठीक है? तो नेगेटिव साइन इसलिए लिया बिकॉज़ अपन इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है। अगर हम लोग देखें EXA और EXB इनमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी। अब जो हमारे पास चार्ज नजदीक है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो चार्ज दूर है। अब मैं अगर बात करूं तो मेरा बोर्ड पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है एज कंपेयर टू यू पीपल, है ना? बिकॉज़ आप लोग दूर है बोर्ड से और मैं नजदीक हूं, तो मेरा बोर्ड पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है और आपका कम है, राइट? तो दैट मींस कि EXA की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस है एज कंपेयर टू EXB। दैट मींस अगर अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, दैट इज EXB माइनस EXA। अब अपन इसको माइनस क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और EXB EXA से ग्रेटर है, तो अपन इनको माइनस कर दें तो वैल्यूज पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EXB कितना है Q डिवाइड बाय r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। अब अपन यहां से देखें कॉमन क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, अपॉन में क्या आ गया 1/r माइनस a स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a होल स्क्वायर, राइट? तो यहां पे अगर अपन देखें हमारे पास एलसीएम क्या मिलने वाला है, यहां से एलसीएम मिल जाएगा अपने पास r माइनस a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर। तो इसको कलेक्टिवली क्या लिख देंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्या आ जाएगा r प्लस a स्क्वायर माइनस r माइनस a स्क्वायर, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ जी
E will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q into, हाँ जी यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से a से कैंसिल हो गया, यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 by 4 pi epsilon naught q into r plus r is 2r, then a plus a is 2a divided by r square minus a square whole square। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 by 4 pi epsilon naught q into 2a into 2r divided by r square minus a square का whole square, ठीक है। तो q into 2a क्या होता है, that is 1 by 4 pi epsilon naught p, q into 2a क्या होता है p, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इनटू क्या हो गया 2r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ऑन द एक्सियल लाइन एट एनी पॉइंट x एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। नाउ अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल क्या होती है, शॉर्ट डाइपोल वो डाइपोल होती है जिसमें हमारे पास जो डाइपोल की लेंथ होती है वो हमारे पास बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस जहां पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। दैट मींस कि शॉर्ट डाइपोल के लिए जो r स्क्वायर है दैट इज मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, दैट मींस अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया अगर अपन तो हो गया e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2pr डिवाइड बाय, हां जी अगर अपन a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दे तो यहां पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर पावर 2, दैट मींस r पावर 4। तो एक r से r कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught 2p डिवाइड बाय r3। तो शॉर्ट डाइपोल पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इट वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। नाउ अभी नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल लेंथ, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास ये डाइपोल है, डाइपोल में क्या होता है माइनस q एंड प्लस q, टू इक्विवेलेंट सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 2। तो अभी अपन यहाँ पे देखें, अपन a और b यहाँ पे दो चार्जेस हैं माइनस q एंड प्लस q, और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या लगे अपन c। तो ये जो लाइन पास हो रही है सी पॉइंट में से जो परपेंडिकुलर है इसको अपन क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। नाउ अपन ने इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट ले लिया x जिसका डिस्टेंस डाइपोल से कितना है r है, राइट। तो हम लोग अगर देखें जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है दैट मींस x पॉइंट पे, तो वहां पे अपन क्या प्लेस करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अपन यहां पे +1 चार्ज प्लेस कर दिया, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट x पॉइंट ड्यू टू a, और उसकी डायरेक्शन क्या आ गई टुवर्ड्स द -q। सिमिलरली पॉजिटिव विल रिपेल द पॉजिटिव, तो हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट x पॉइंट ड्यू टू b। तो अगर आप देखें हमारे पास ये वाला डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया r² प्लस a स्क्वायर अंडर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना बन गया r² प्लस a स्क्वायर अंडर, राइट। तो हमारे पास ये दोनों साइड ट्रायंगल के लिए सेम हो गई, तो ये जो सामने वाले एंगल है वो भी सेम हो जाएंगे। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल थीटा तो ये क्या हो जाएगा थीटा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास EXA, इसको पर रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसके साथ एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है कोस, दैट मींस ये क्या बन जाएगा EXA cos थीटा। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा EXA sin थीटा। सिमिलरली EXB को रिजॉल्व करें तो ये कितना बन गया EXB cos थीटा, और ये कितना बन जाएगा EXB sin थीटा। नाउ अगर अपन देखें मैग्नीट्यूड ऑफ EXA, ये कितना होगा 1 by 4 pi epsilon naught, और a के लिए चार्ज कितना है -q, बट अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे +q, और इसका डिस्टेंस कितना है √r² प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 by 4 pi epsilon naught q डिवाइड बाय r² प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया EXA के लिए। और अगर अपन EXB की बात करें तो उसके लिए डिस्टेंस भी सेम है, उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, दैट मींस ये EXA इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू EXB, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट। तो
अब हम लोग देखें हमारे पास EXA sin थीटा एंड EXB sin थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट है ना। अगर हम लोग देखें हमारे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट EXA B sin थीटा ऊपर डायरेक्शन में और ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। दैट मींस कि इन दोनों का टोटल सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या रहेगा इसके अलावा, हम लोग देखते हैं कि EXB sin थीटा सॉरी cos थीटा एंड EXA cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू EXA cos थीटा प्लस EXB cos थीटा। अब EXA और EXB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स EXA cos थीटा और 2 into EXA, EXA कितना है 1/4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square into cos थीटा। अब आप इस ट्रायंगल में देख लें, चाहे इस ट्रायंगल में देख लें cos थीटा, हमें पता है cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस यहां पे cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस दैट मींस a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट, because cos theta is equals to a divided by root of r square plus a square, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, q into 2a, तो हम इसको लिखते हैं 1/4 pi epsilon naught q into 2a डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर क्या बन जाएगा 3/2, है ना, 1 plus 1/2 दैट इज 3/2। तो ये हमारे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें पता है q into 2a क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फिर इसको p लिख दें डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के लिए फार्मूला क्या बन गया, 1/4 pi epsilon naught p डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो अगर अपन बात करें शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो शॉर्ट डाइपोल है ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, तभी अपन a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, ये होगा दैट E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught p डिवाइडेड बाय, हाँ जी, इसको अपन a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो ये r स्क्वायर और ये 3/2, तो स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा सिर्फ r पावर 3। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो E इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला बन रहा है दैट इज 1/4 pi epsilon naught p डिवाइड बाय r क्यूब, दैट मींस E इक्वेटोरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दैट मींस हमारे पास इक्वेटोरियल में भी जो शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करती है इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। और अगर अपन इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, E axial is equal to 1/4 pi epsilon naught, अपने पीछे हो जाएगा 2p by r क्यूब होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट E axial is equal to 2 times E equilateral, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप दोनों को डिवाइड करके एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हमारे पास अपन एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग सपोज करते हैं जिसपे जो टोटल चार्ज है दैट इज q, ठीक है, और इसका रेडियस है a, दैट a इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, और q क्या है, दैट इज द चार्ज ऑन द रिंग, ठीक। तो हमारे पास ये जो एक्सिस है, एक्सिस पे अपन डिस्टेंस x पे पॉइंट x पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें पता है जहां पे भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पे अपन क्या प्लेस करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और द रेफरेंस चार्ज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ AB है व्हिच इज इक्वल टू dl, ठीक है, और उस पे चार्ज कितना है dq, ठीक। तो हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज के करके पॉइंट x पे देखें
ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, उसके करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी dE1, राइट। तो हमारे पास अगर हम सपोज कर ले कि ये हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, ठीक, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा थीटा, वर्टिकल ऑब्लिक एंगल। अब dE1 को पर रिजॉल्व कर सकते हैं dE1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर dE1 sin थीटा। सिमिलरली हमने इस एलिमेंट के बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और एलिमेंट ले लिया CD, जिसपे सेम चार्ज है और उसकी लेंथ भी सेम है, तो ये चार्ज भी इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसके करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई dE2। तो पर dE2 को रिजॉल्व कर सकते हैं dE2 cos थीटा dE2 sin थीटा। नाउ हम लोग अब देखें dE1 इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब dE1 चार्ज कितना है यहाँ पे dq, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा dq डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना अपने पास r, तो इसको r² लिख दे। तो अगर आप r की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे r² इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस x² होल स्क्वायर। r की वैल्यू पर पुट कर दी, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा अपने पास dq डिवाइड बाय a² प्लस x², राइट। तो हमारे पास dE1 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड बाय a² प्लस x²। और अगर आप देखें dE2 के लिए चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो dE2 का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। नाउ सिमिलरली अगर आप देखें हमारे पास dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही है और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब अगर ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या रहेगा, एक तो dE1 sin थीटा रहेगा cos थीटा रहेगा और दूसरा dE2 cos थीटा रहेगा। तब इसके हमारे पास दोनों के cos कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं और sin कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। बट अब हम लोग नेट फील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा इन दोनों का सम बन रहा है, बट वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ दो एलिमेंट्स की करके है। और हमारे पास अगर एक रिंग है तो अपन इसके ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास ये रिंग है, ठीक, इस रिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, अपन ने बताया कि एक एलिमेंट अपन ने यहाँ पे ले लिया, उसके करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी सच दैट उसका cos कंपोनेंट इधर होगा, sin ऑपोजिट होगा। अब इस एलिमेंट के डायमीटर के ऑपोजिट अपन ने एक और एलिमेंट ले लिया, उसके करके अपन ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसका cos कंपोनेंट इधर, sin इधर, तब sin कैंसिल हो गए, सिर्फ cos दोनों के ऐड अप हो रहे हैं। इसी तरह अगर अपन एक एलिमेंट इधर ले लें तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उसका cos इधर, sin इधर। सिमिलरली अगर अपन इसके डायमीटर के ऑपोजिट ले लें तो इसकी करके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका cos इधर, sin इधर, फिर से sin कैंसिल हो गए, cos इसका ऐड हो रहा है। अगर आप देखें हमारे पास ये जो पॉइंट x है ये पूरी यूनिफॉर्म रिंग से सेम डिस्टेंस पे होगा, हर एक एलिमेंट के लिए जितने भी एलिमेंट ले लें सबके लिए सेम डिस्टेंस पे होगा, और सब एलिमेंट्स के लिए अगर अपन चार्ज सेम ले लें तो सबके करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगी। दैट मींस कि हमारे पास अगर अपन नेट देखें तो हमारे पास सबके cos कंपोनेंट्स ऐड होंगे और सबके sin कंपोनेंट आपस में कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास या तो अपन ये कर दें कि अपन n एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, और उन सबके cos कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, या अपन क्या करेंगे, अपन एक ही एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन देखें यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे dE1 cos थीटा इंटीग्रेशन कर दें, चाहे आप dE2 cos थीटा का कर दें। तो पर dE1 cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो dE1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइड बाय a² प्लस x²। ये तो आ गया अपने dE1 की वैल्यू। cos थीटा, cos क्या होता है, अपन पीछे बताया था, cos इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो x डिवाइड बाय r, तो मैं यहाँ पे x डिवाइड बाय r लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है ना। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस अपन ने x लिया है एक्सिस के ऊपर वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर लिख दें। अब ये जो वैल्यू है ये भी r है, r² है और ये r है, तो अपन दोनों के लिए r भी बाहर लिख देते हैं और a² प्लस x² भी बाहर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा अपने पास, dq का आ जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डिवाइड बाय r की वैल्यू क्या है अपने पास, √a² प्लस x²।
और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब dq का इंटीग्रेशन, अब dq स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, अपन ने पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है, तो अपन ने पूरी रिंग के लिए चार्ज कितना लिया है, q चार्ज लिया है, तो अपन यहाँ पे q लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू x डिवाइड बाय, अब ये पावर हाफ ये पावर 1, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ द एटॉमिक हो जाएगा ये। अब अपन ने यहाँ पे सीधा इंटीग्रेट कर दिया। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि हमें पता है कि अगर लेंथ 2 पाई a है, दैट मींस पूरा सर्कमफ्रेंस पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई a, तो 2 पाई a के लिए हमें पता चार्ज कितना ले रहे हैं अपन q। ठीक है, तो हमारे पास अगर लेंथ dl है तो dl के लिए चार्ज कितना बन जाएगा q डिवाइड बाय 2 पाई a इनटू dl, और dl लेंथ पे पर चार्ज कितना ले रहे हैं dq, दैट मींस ये वैल्यू किसकी आ गई dq की। अब अपन ये dq की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इस स्टेप के बाद क्या कर देंगे अपन, दैट e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डिवाइड बाय, मैं इसको कलेक्टिवली लिख रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज q into dl डिवाइड बाय 2 पाई a। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाहर लिख देंगे इनटू x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा dl का। तो dl स्मॉल एलिमेंट था, अगर अपन ने पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है तो उसको अपन क्या लिख देंगे, पूरी रिंग के लिए लेंथ कितनी बन जाएगी qx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। सॉरी यहाँ पे 2 पाई a भी अपन कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे 2 पाई a भी लिख देते हैं बस आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई a, और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा पूरी रिंग के लिए, इज आल्सो 2 पाई a सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल हो गया, क्या रहेगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अगर आप कंपेयर करें ये वाला एक्सप्रेशन और वो वाला एक्सप्रेशन बेसिकली सेम है बस। ठीक है, अब अपने पास इसके स्पेशल केस कर सकते हैं साथ में, स्पेशल केस क्या बनेंगे अपने पास, ठीक है ये कर लेंगे ना। तो अभी हमारे पास स्पेशल केस रहेगा, फर्स्ट स्पेशल केस देखते हैं अपन। फर्स्ट कि अगर हम लोग कहते हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर पे अगर अपन देखा है तो सेंटर पे आने के लिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो उस केस में अपन इस एक्सप्रेशन में x को 0 पुट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी 0, बिकॉज़ अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0। सेकंड केस देखते हैं अपन। हाँ जी, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, दैट इज कि जो x है उसकी वैल्यू रेडियस ऑफ द रिंग से काफी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग a की बात करें तो a बहुत कम हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। तो अगर अपन a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो e कितना बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू x। a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो x स्क्वायर पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइड बाय x पावर 3। तो अगर अपन ये फैक्टर्स कैंसिल कर दें तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब भी हमारे पास जो डिस्टेंस x है बहुत लार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट, हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है हमारे पास, गॉस थ्योरम स्टेट करती है ds इज अ सरफेस। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इट इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface, right? So surface integral of electric field over the closed path it is always equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface.
तो हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं प्लस क्यू, ठीक है। तो अब इस प्लस क्यू के करके अगर अपन देखें प्लस क्यू के करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ जाती है, तो सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। तो अगर अपन इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कहीं सेम डिस्टेंस पे सब जगह पे अगर अपन देखें तो हमारे पास ये अपन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जहां पे पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल सेम का मतलब क्या हो गया कि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर अपन इस चार्ज के सराउंडिंग में सब जगह डिस्टेंस सेम ले लें तो जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर अपन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस या अपन इसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले लें जिसके लिए हमारे पास एरिया कितना है, ds। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर थी, एंड कैप भी परपेंडिकुलर हो गया एरिया के, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, एंड कैप भी बाहर की तरफ है, दैट मींस E और एंड कैप दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अभी अपन इसका अगर प्रूफ देखें गॉस थ्योरम का, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, देखिए E डॉट ds ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपन इसके लिए n कैप देते हैं व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लिख देंगे, E वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू n कैप मैग्नीट्यूड इनटू ds cos ऑफ थीटा। अब देखिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किस किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, E डॉट ds इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, E इंटू ds cos ऑफ 0, cos 0 इज 1। तो हमारे पास E डॉट ds दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, ठीक है। अब इसके बाद देखें एक गिवन चार्ज के करके एक गिवन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होती है, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अगर एक चार्ज गिवन है तो कांस्टेंट होगा, एक गिवन डिस्टेंस है तो r भी कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन डिस्टेंस ड्यू टू गिवन चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, तो हमें पता है इस चार्ज करके डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर, और ds इसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए। अब एक चार्ज के अराउंड जो हमारे पास गॉसियन सरफेस बनेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया हमारे पास पूरे स्फीयर के लिए ds का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल कर दें तो एक्सप्रेशन क्या बचता है अपने पास, E dot ds is always equals to the q by epsilon naught. That means the total flux linked with the closed surface is always equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. हो जाएगा ये, right? So surface integral of electric field over the closed path is always equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. Now नेक्स्ट अपन देखिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के करके इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड आउट कर दिए। तो हम लोग एक शेल सपोज कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ शेल, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस q, ठीक। तो हमने क्या किया, अब जैसे अपन ने पीछे बताया था कि हमारे पास एक कोई भी चार्ज है या शेल है हमारे पास, तो वो स्फेरिकल है, तो उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस चार्ज के करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर तरफ बाहर की तरफ होगी, है ना। सच दैट हम लोग उसके अराउंड एक जो गॉसियन सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो भी क्या होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। तो हम लोग इस गॉसियन सरफेस पे सेम जैसे अपन ने पीछे बताया था एक अपन एलिमेंट ले रहे हैं जिसका एरिया कितना है, ds, सच दैट एंड कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बाहर की तरफ है, पर इनमें एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। तो हम लोग अभी देखते हैं जो फर्स्ट केस देखते हैं इसका, आउटसाइड द शेल। तो
तो आउटसाइड द शेल के लिए हम लोग ने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए जिसका हमारे पास रेडियस है स्मॉल। तो अगर अपन यहाँ पे देखें हमारे पास E डॉट ds अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेम जो पीछे स्टेप करें अपने गॉस थ्योरम में, तो E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 1 हो गया तो ये कितना हो गया E इंटू ds, तो E बाहर लिख दें इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds का इंटीग्रेशन पूरे स्फेरिकल सरफेस के लिए जिसका रेडियस कितना है स्मॉल r, तो क्या बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, because ds integration over the closed surface it is equals to 4 pi r square, ठीक है। Now also we know that कि according to Gauss theorem, तो Gauss theorem के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो E डॉट ds है क्लोज पाथ के लिए वो हमेशा क्या आएगा q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अपन कहें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, तो अपन दोनों को इक्वेट कर दें E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया है दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। और अगर अपन देखना एट द सरफेस, तो अगर अपन सरफेस ऑफ शेल में देखना है तो सरफेस ऑफ शेल की बात करें तो बाहर वाले के लिए डिस्टेंस कितना था सेंटर से r, और इस सरफेस पे अगर अपन देखना है तो उसके लिए डिस्टेंस कितना बन गया कैपिटल R। दैट मींस जो r की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी कैपिटल R। ये आप डायरेक्टली सेम ऐसे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है रेडियस है वो कितना बन जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, है ना। बाकी सारा सेम चलेगा, या डायरेक्टली आप r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दें तो E कितना हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो गिवन चार्ज है शेल पे वो कांस्टेंट है, शेल का रेडियस कांस्टेंट है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल ये हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। एंड अगर अपन थर्ड पार्ट देखें इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, तो इनसाइड द शेल के लिए हमें पता है इनसाइड द होलो शेल जो चार्ज होता है वो कितना होता है 0। अगर चार्ज 0 है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कर लेंगे। हाँ, अब अपन देखें अगर अपन E वर्सेस R दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करें तो उस केस में क्या है कि अब जब तक हम लोग शेल के अंदर हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। दैट मींस कि जब तक डिस्टेंस जो हमारे पास कैपिटल R के इक्वल नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी 0। तो जब हमारे पास जो कैपिटल R की वैल्यू है, जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगी, और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोग इसके बाद पहुंच जाते हैं बाहर, शेल के बाहर। तो शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो उसके लिए ग्राफ कर जाएगा इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो पहले अपन ने क्या किया था, शेल लिया था, है ना, शेल होलो होता है। तो अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली q, ठीक है। और इसका रेडियस वही अपने पास रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर हो गई है ना, और इस पे चार्ज कितना है अपने पास इट इज q। तो हमारे पास आउटसाइड के लिए सेम वही रहेगा जो अपन ने जो शेल के लिए किया था कि अपने पास एक बाहर गॉसियन सरफेस होगी जिस पे अपन ने स्मॉल एरिया ले लिया ds such that n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना, और हमारे पास अपन ने E डॉट ds देख लिया, सेम वही सारे स्टेप्स। अल्टीमेटली कितना आ गया E into 4 pi r स्क्वायर, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय
आर स्क्वायर। दैट मींस आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और अगर अपन सरफेस के ऊपर बात करेंगे, सॉलिड सरफेस, सॉलिड स्फीयर की सरफेस के ऊपर, तो वहां पे डिस्टेंस r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कैपिटल R के इक्वल। तो अपन स्मॉल r को क्या पुट कर दिया, कैपिटल R। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, 1/4 q डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां तक हमारे पास वैल्यू रहेगी सेम, जो अपन ने जो किया था पीछे शेल वाला केस, वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं जो इनसाइड है, इनसाइड द spherical solid sphere। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये जो सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, जिसका रेडियस अपन ने कैपिटल R लिया था। अब इस सॉलिड स्फीयर के लिए अगर अपन देखें तो ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर अपन स्मॉल स्फीयर ले लेते हैं। अब हमने अंदर देखा ना, तो अपन गॉसियन सरफेस अंदर ले लेते हैं, जिसका रेडियस अपन कितना ले लेते हैं, स्मॉल r, सच दैट स्मॉल r डैश, बिकॉज़ बाहर अपन कैपिटल R स्मॉल r लिया था, अंदर का r डैश ले लेते हैं। तो इस पे एरिया भी कितना हो जाएगा, ds डैश, सच दैट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, E डैश। ठीक है, और इसके लिए जो एंड कैप हो जाएगा वो भी अपन क्या ले लिया, डैश ले लिया। ठीक है, जब भी सब कुछ अपन ने डैश डैश ले लिया। तो अभी अपन यहाँ पे देखिए हमारे पास E डैश डॉट ds डैश, ये कितना हो जाएगा, हाँ जी सेम वही स्टेप, E डैश ds डैश cos ऑफ 0। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये, तो E डैश इंटू ds डैश। ठीक है, तो E डैश कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds डैश। तो ds डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई r डैश स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा अपने पास, दैट E डॉट ds डैश के लिए। ठीक है ना, अंदर देख रहे हैं अपन, तो ये क्या बन जाएगा, q डैश, दैट मींस कि इतनी इतनी सरफेस पे चार्ज कितना है, q डैश, पूरी सरफेस पे था q। ठीक है, और मीडियम है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स को अपन इक्वेट कर दें, अगर ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे इक्वेट कर दें, E डैश इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से E डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q डैश डिवाइड बाय r डैश स्क्वायर। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन आ गया, जस्ट अपने यहाँ पे डैश डैश कर दिया। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया, यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, राइट। तो अभी अपन देखिए, एज वी नो दैट कि जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा स्फीयर था, बड़ा स्फीयर था, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और जो हमने ये स्मॉल लिए इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों हमारे पास सेम होंगे, है ना, ये बन गया। तो यहाँ से अपन q डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से q डैश कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो r डैश क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर दो, r डैश क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब इनटू क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, तो q डैश की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दें तो e डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q डैश, q डैश कितना है, q इनटू r डैश क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब, और यहाँ पे अपॉन में क्या था, r डैश स्क्वायर। ठीक है ना, अपन ने जस्ट यहाँ पे q डैश की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो स्क्वायर और क्यूब कैंसिल होगा, तो प्लस एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन q इनटू r डैश डिवाइड बाय r क्यूब। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1/4 पाई कांस्टेंट है। अब किसी गिवन मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो जो हमारे पास गिवन स्फीयर है, जो उसके ऊपर पूरा चार्ज था, वो भी कितना था, कांस्टेंट, जो उसका रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। और अब हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, E डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश। दैट इज जैसे से हम लोग सेंटर से दूर जाते जाएंगे, यहाँ से हम लोग दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बढ़ती जाएगी, बिकॉज R डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दें तो ग्राफ क्या बनेगा, E वर्सेस R के लिए। देखिए
जब तक हमारे पास r नहीं होता, यानी हम लोग स्फीयर के अंदर है, तो स्फीयर के अंदर के लिए अपन ने बताया जी, ये जो पार्ट हमारे पास इनसाइड द स्फीयर के लिए, थर्ड पार्ट जो था हमारे पास है ना, फर्स्ट सेकंड सेम थे, थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास इनसाइड। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इट वेरीज डायरेक्टली एज द r। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस के साथ ही डायरेक्टली वेरी करेंगे, ठीक है। तो E डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश। और जब हम लोग सरफेस पे पहुंच जाएंगे तब क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए अपन ने पीछे बताया कि R भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई थी 1/4 Q डिवाइड बाय कैपिटल R। और उसके बाद हम लोग बात करें तो जब हम लोग सरफेस जो स्फीयर है उससे बाहर आ जाएंगे तो उसके लिए भी अपन ने बताया था आउटसाइड इट वेरीज इनवर्सली एज द R²। तो हमारे पास ये ग्राफिकल वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, ठीक है। तो अपन इनफाइनाइट वायर है अपने पास, ठीक है, और थिन है। तो अगर हमारे पास बात करें हमारे पास कि ये वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके करके इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, जहां पे भी आप देखेंगे तो वो आउटवर्ड होगा, जहां भी देखेंगे, ठीक है। अब ये थिन है, ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना ही हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस थिन हमारे पास जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके करके अपन बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बाहर की तरफ है, तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस मिलेगी वो भी हमें क्या मिलेगी, एक सिलेंडर मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मिल गई, इसके लिए इधर अपन ने S1 सरफेस ले ली, इधर अपन ने S2 सरफेस ले ली, और ये जो हमारे पास बाकी बन गई कर्व सरफेस, ठीक है। तो n कैप इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। सिमिलरली इधर भी n कैप परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये जो हमारे पास है यहाँ पे अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ds सच दैट n कैप इसके परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। तो अभी आप अगर देखें हमारे पास E डॉट ds फॉर द सरफेस S1, ये कितना बन जाएगा, E into ds cos ऑफ 90 डिग्री। कैसे, हमारे पास S1 के लिए n कैप इधर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सच दैट एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप में 90 डिग्री फॉर सरफेस S1। तो cos 90 कितना होता है 0। सिमिलरली अगर अपन S2 के लिए देखें तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, है ना, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस। तो S3 के लिए अगर हम बात करें, जैसे सरफेस S3, इसके लिए अगर अपन E डॉट ds की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, E into ds cos of 0 डिग्री, बिकॉज़ n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ड्यू टू गिवन चार्ज एट ए गिवन डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास ds इंटीग्रेशन आया ओवर द क्लोज पाथ, है ना, क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस के लिए सिलेंड्रिकल के लिए ये कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस कितनी होती है, इसके लिए सरफेस के लिए कितना होता है, इट इज 2 pi r l, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास E डॉट ds फॉर द सरफेस S3। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू E डॉट ds फॉर सरफेस S1, E डॉट ds फॉर सरफेस S2 एंड E डॉट ds फॉर सरफेस S3, ठीक है। तो हमें पता है इन दोनों के लिए तो कितना है 0, ये भी 0, ये भी 0, थर्ड में कितना आ गया अपने पास E into 2 pi r l। तो हमारे पास E डॉट ds ओवर द क्लोज पाथ दैट मींस टोटल फ्लक्स कितनी आ गई E into 2 pi r l। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds कितना होता है, दैट इज इक्वल टू q by epsilon naught, ठीक है। तो अगर अपन देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर दें, E into 2 pi r l is equal to q by epsilon naught। E की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर दें 1/2 pi epsilon naught q डिवाइड बाय l डिवाइड बाय r। तो q by l चार्ज अपॉन लेंथ, इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू q by l, दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं, दैट E वेरीज इनवर्सली एज द
डिस्टेंस r।